चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज हैं। सेक्शन 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये पूरे एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, यानी कि सेक्शन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। इस धारा में कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े बेसिक टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। इस धारा में क्या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 में क्लॉजेज ए से जे तक डेफिनेशंस दी गई हैं। तो सेक्शन 2 ए में क्या है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के ए में क्या है, इसी तरीके से ये ए बी सी डी जे तक दिए गए हैं। तो ए में जैसे प्रपोजल है, बी में प्रॉमिस है, सी में प्रॉमिजर एंड प्रॉमिजी, डी में कंसिडरेशन, इसी तरीके से जे में क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं इनको डिफाइन यहाँ किया गया है, और यही डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पूरे एक्ट को समझना होगा हमको। ठीक है, तो सेक्शन 2 का क्लॉज ए हम देख लेते हैं। ये प्रपोजल से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो प्रपोजल टर्म की दी गई है। तो देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर वर्ड कोई है तो ये विलिंगनेस और एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ओके, चलिए आप इसको समझिए, कैसे समझोगे मैं विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि प्रपोजल, इसको हम प्रस्तावना भी, प्रस्ताव या प्रस्थापना हिंदी में कहते हैं। ऑफर, अब प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ऑफर वर्ड का यूज इंग्लिश लॉ में किया जाता है और प्रपोजल इंडिया में किया जाता है, लेकिन यहाँ आप ऑफर या प्रपोजल कुछ भी आप यूज करें तो समझ जाइए कि ये प्रपोजल है। जब एक व्यक्ति दूसरे को किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है ताकि उसकी सहमति यानी कि एसेंट उसको मिल सके, तो अब उसका उद्देश्य क्या है। अब आपसे एक बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि प्रपोजल का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य एसेंट प्राप्त करना, यानी कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है ना, उसको ये प्राप्त करना चाहता है, उसकी सहमति लेना चाहता है कि वो जो प्रपोजल दे रहा है तो उस प्रपोजल में वो अपनी एक्सेप्टेंस दे। उस अगर एक्सेप्टेंस देने के उद्देश्य से वो उसको प्रपोजल नहीं दे रहा है तो वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। देखिए, मान लीजिए दो, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जरूर होने चाहिए। दो लोग तो जरूर होने चाहिए। ए है ये और ये बी है। ए कहता है 10,000 रुपये में मैं अपनी बाइक बेचूंगा। ये बाइक मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये आप बाइक मान लीजिए। ए ने कहा कि मैं 10,000 रुपये में अपनी बाइक बेचूंगा। ये क्या हो गया, ये प्रपोजल हो गया। अब ये इस 10,000 रुपये में इस प्रपोजल को ये एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इस प्रपोजल को 10,000 वाले प्रपोजल को जब ये बी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मान लेता है, जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लेता है या एक्सेप्टेंस अपनी दे देता है कि ठीक है मैं इस बाइक को 10,000 रुपीज़ में खरीदूंगा, तो ये प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस करता है ना वो कि आपने 10,000 रुपये में ये बाइक बेचनी है और ये बाइक मैं आपकी ले लेता हूँ। जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया ये प्रॉमिस बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉमिस कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2B में। ठीक है, सेक्शन 2B में क्या दिया है, प्रॉमिस। इसी तरीके से पढ़ो आप उसको भी।
ये जो बेयर एक्ट है ना, अब आप बेयर एक्ट में पढ़ना बी को। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. ठीक है, तो आप जब बेयर एक्ट में जाओगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही अब इस ए ने बी को ऑफर दिया 10,000 का, और इसने जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसकी एक्सेप्टेंस के तुरंत बाद ये प्रॉमिस बन गया। ठीक है, ये प्रॉमिस कहाँ दिया है? सेक्शन 2B में। तो क्लॉजेज आपके क्लियर? सेक्शन 2C में प्रोमिसर एंड प्रोमिजी। ठीक है, तो यहाँ प्रोमिजर कौन हुआ? ऑफर देने वाला व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया उसको हम प्रोमिजर कहेंगे, ऑफरर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ऑफरर। और ये प्रोमिजी किसको? जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया। ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति को हम प्रोमिसी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोमिजर कौन हुआ? ए, और प्रोमिसी हमारा बी हो गया। क्लियर? क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद से ये कह रहे हैं कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो लोगों के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन क्या है मैं यहीं पर समझाती हूँ आपको, इसमें समझाती हूँ। ये जो 10,000 रुपीज़ है ना, ए ने ऑफर दिया बाइक बेचने के लिए 10,000 रुपये में, तो बी जब इसकी बाइक लेगा, जब इसकी बाइक को लेगा बी, तो इसके बदले में वो 10,000 रुपीज़ देगा। तो यही 10,000 रुपीज़ जो है क्या है? कंसीडरेशन है। बी ने 10,000 रुपीज़ दिए ए को, तो 10,000 रुपीज़ कंसीडरेशन होगा। ए ने बी को बाइक दी, ये भी कंसीडरेशन हुआ। तो दोनों ने कुछ लेन देन किया एक दूसरे में। विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो 10,000 यहाँ क्या हो गया? कंसीडरेशन। और ये कहाँ दिया है? 2D में। ये सेक्शन 2D में दिया गया है। 2E में हमारा क्या है? एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में हमारा एग्रीमेंट दिया गया है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन आप वहाँ पढ़ना, मैं उसको समझा देती हूँ आपको। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है इसका। तो सेक्शन डी में आपको मैंने बता दिया कंसिडरेशन, कि पैसा जो है यहाँ पर 10,000 रुपीज़ जो थे वो कंसिडरेशन हो गया। 2E में एग्रीमेंट आता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब जैसे अब उसने ए ने प्रपोजल दिया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो इन दोनों को मिलाकर एग्रीमेंट हो गया। इन दोनों को मिलाकर एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, सेक्शन एफ को हम बाद में करेंगे, सेक्शन जी को भी हम बाद में करेंगे। अब सेक्शन 2H को हम कर लेते हैं। 2H में क्या है? सेक्शन 2H, क्योंकि सेक्शन ई के बाद में एफ और जी जो है ना वो थोड़ा अलग है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और वॉइड एग्रीमेंट, तो ये अलग से मैं आपको इनको बताऊंगी। ठीक है, तो अब सेक्शन 2H हम देख लेते हैं। तो जो एग्रीमेंट, इसकी जो डेफिनेशन है ना वो क्या है? एनी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रॉमिस जो हुआ वो एग्रीमेंट हो गया। एनी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो एक एग्रीमेंट में क्या होगा ये आपको पता ही है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिला के एग्रीमेंट बनेगा।
ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल है, जो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है? 2H में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है? 2H में दिया है। फिर से समझिए, देखो एग्रीमेंट 2E में दिया है। एग्रीमेंट में ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने प्रपोजल दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी अपनी एक्सेप्टेंस दी, ये दोनों मिलाकर एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब 2H के अंदर बता रहे हैं कि एनी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल हैं वही कॉन्ट्रैक्ट हैं। मतलब कहने का ये कि हर तरह के एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, हर तरह के एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मतलब आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर कर देगा कि क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, आपसे ये पूछेगा, या फिर आपसे ये कहेगा कि क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप बताइए। देखो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट और ये हो गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि क्या एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या हर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्वेश्चन कि क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, तो यस, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है। अगर ये जो एग्रीमेंट है अगर ये लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है या कोई चीज़ क्लियर आपको नहीं हुई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लें। जहाँ भी डाउट आपको है उसको क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।